फटाफट जुड़ जाइए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल थोड़ी लाइट की समस्या थी तो हम क्लास नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, आज हम इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी बाकी साल के जो पेपर बचे हैं उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं सारी चर्चा हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। चलिए जल्दी जुड़ जाइए फटाफट जो नहीं जुड़े हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा है ताकि इस चैप्टर में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पर हमको सबसे ज़्यादा वेटेज देना है और किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। करें स्टार्ट। चलिए देखना, हमने पिछली क्लास के अंतर्गत 2023, 22, 21, 20, 19 और 2018 तक के हमने पूरे कंप्लीटली पेपर सॉल्व कर लिए थे। कहाँ भाग गया, अभी जल्दी आ जा फटाफट। हाँ हमने लास्ट क्लास के अंदर 2018 का भी पेपर सॉल्व कर लिया था। 2017 का मैंने बताया था कि इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम लास्ट में सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। एक बार हम 2016 के पेपर पे चले जाते हैं। देखिए 2016 में रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में किस टाइप से हमारा क्वेश्चन बने थे उसकी हम चर्चा करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैसे कल हमने इसकी चर्चा कर ली थी लेकिन फिर एक बार और देख लो। निम्न में से होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक संकुल वाले यौगिकों को अलग अलग करना है। ध्यान देना, जब भी आप एग्जाम के अंदर जाते हो तो जल्दबाजी मत करना। सबसे पहली बात, मेरी बात गौर से सुनना, जल्दबाजी मत करना। और आपके पास 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है और यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप अगर जल्दबाजी करके आओगे तो ये देख के आप राइट करके आ जाओगे और एक ही लिख के आ जाओगे और आप खुश हो जाओगे घर आकर कि मैंने तो ये आंसर लिख लिया। और घर आके आप गौर से देखोगे, अलग अलग कीजिए। यानी होमोलेप्टिक का आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है और हेट्रोलेप्टिक का 1 नंबर का क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक हुई थी 2016 के अंदर, इनको पहचान नहीं पाए, वो समझे अबसद वाला क्वेश्चन है और सीधा, क्योंकि फर्स्ट दिखा बाकी को देखने की इच्छा ही नहीं हुई इनको। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। अब देखो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब क्या, एक ही प्रकार का लिगेंड होना चाहिए, यानी एक ही प्रकार का दाता परमाणु है। इसमें देखो एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु है, इसमें भी एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु है, एक से ज्यादा। देखो इसमें 1, 2 और 3 प्रकार के अलग अलग है, इसमें सेम है, अकेला एक ही है। इसका मतलब ये दोनों तो हमारे कौन से संकुल हो गए, होमोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक संकुल। और ये दोनों हमारे कौन से हो गए, हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो प्यारे विद्यार्थियों बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने वापस क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। क्लियर। तो यहां से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। कौन सा ईयर का पेपर है ये, वापस बता रहा हूं 2016 का, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी एक राइट करके जल्दबाजी करके नहीं आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे इस साल के लिए लग रहा है, इस साल के लिए लग रहा है, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। TI H2O 6 3+, अगर आपको नहीं समझ में आया, कहीं डाउट है तो वापस और क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। TI H2O 6 3+ के अंदर संकुल के बेगनी रंग की हमको व्याख्या करनी है, और बेगनी रंग की व्याख्या भी कौन से सिद्धांत के अनुसार करनी है हमको? CFT सिद्धांत के अनुसार करनी है। अब CFT सिद्धांत में मैंने आपको बताया था, याद करो, आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे? डी ब्लॉक, और इसमें 5 ऑर्बिटल dxy, dxz, dyz, dx² dz², और इधर से आपको क्या करना है, EG कक्षक, और नीचे क्या लिखना है, T2G कक्षक। क्यों ऐसा लिखा, क्यों ऐसा लिखा वो भी देख लो। ये तो EG ऑर्बिटल है, और ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो गया, T2G ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि यहां पर 6 यानी समन्वय संख्या कितनी नजर आ रही है, 6 नजर आ रही है। और जब 6 नजर आएगी तो इसकी आकृति हमारी क्या होगी, अष्टफलकीय आकृति होगी। अब इसका संकरण तो हम निकालेंगे, चाहे sp3d2 आए या d2sp3 आए, है ना, ज्यामिति तो अष्टफलकीय होने वाली है। अब मैंने बताया था कि इसमें आपको क्या करना है, इसको इधर ले लेता हूं, दिख रहा है, यहां तक भी दिखेगा, ठीक है, चलो यहां पर देता हूं। अब देखो, टाइटेनियम का नॉर्मली अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 3d2 4s2 होता है, क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम 22 पे आता है, 22 इसका एटॉमिक मास हो गया। अब यहां पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Ti को हम क्या मानेंगे, x, H2O का चार्ज क्या होता है, 0, टोटल कितने हो गए 6 बराबर में +3, तो यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या नजर आ रहा है, प्लस का 3। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दो। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कम करोगे वो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान देना। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, और ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, 3d, और 3d के बाद क्या होता है हमारा 4s, 3d के बाद 4s, इसको एक बार इधर ले लेता हूं मैं, 3d और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ये 1। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, +3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, और एक ये चला जाएगा। इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नजर आ रहा है वो कौन सा है, 3+ का ये वाला। अब मैंने क्या बताया था, ध्यान देना, इसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी रंग कब प्रदान करता है, जब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखना होगा क्या, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन भर दो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब ये मैंने T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, अब ये मैंने इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या होगा, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कितने एंगस्ट्रॉम पर, वो भी मैंने बताया, 5000 एंगस्ट्रॉम की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और जब 5000 की ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चला जाएगा, T2G से EG में, यानी कि ये वाला जो है वो निम्न उच्च ऊर्जा स्तर है। ऊपर वाला स्तर कौन सा हो गया आपका, उच्च ऊर्जा स्तर, और T2G वाला कौन सा स्तर हो गया आपका, निम्न ऊर्जा स्तर। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर तक जाता है, और वापस पुनः अपना इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब ये गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मैंने हटा के इस इलेक्ट्रॉन को यहां फिल कर दिया, और जब वापस इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो संकुल है यह आपका कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, बेगनी रंग प्रदर्शित करता है। इसकी व्याख्या मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दी थी, देख लो किसमें बताई थी मैंने, ये भी मैं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर के मैंने पार्ट 3 के पीपीटी के अंदर डाल रखा है, CFT में इसका डायग्राम भी मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से देख लेना एक बार, ताकि वापस एक बार अच्छे से याद हो जाए आपको।
लास्ट वाले में है। ये डायग्राम देख लो, अष्टफलकी का मैंने बताया था, निम्न स्तर, ये तो चतुष्फलकीय का है, अष्टफलकीय का अलग है। ये फोर्थ TiH2 कहाँ गया देख लो, ये रहा। यहां से देखो, जलीय Ti थर्ड आयन एक संकुल आयन TiH2 की तरह व्यवहार करता है। यह संकुल, ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी है आपको, यह संकुल आयन दृश्य प्रकाश क्षेत्र से क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन अष्टफलकीय के लिए के मान के बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम ऊर्जा का अवशोषण करके T2G के एक इलेक्ट्रॉन को Eg कक्षक में उत्तेजित कर देता है, जिससे संकुल का रंग क्या दिखाई देता है, बैगनी रंग दिखाई देता है। और ये डायग्राम भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा था। T2G का निम्न ऊर्जा स्तर हो गया, Eg का उच्च ऊर्जा स्तर हो गया, प्रकाश को अवशोषित किया। और इस टाइप से बताना, T2G का एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, Eg के अंदर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आसानी से 2 मार्क्स आप ला सकते थे, अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी के हिसाब से बताना है। यहाँ पर कोई आपको संकरण नहीं निकालना था, ये भी ध्यान देना। और इस साल के लिए मैंने फिर लिख लिया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन बना था, ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। आप एनसीईआरटी को ढूंढना, कहीं भी नजर नहीं आएगा, कहीं भी आप पूरी एनसीईआरटी को छान लेना, एनसीईआरटी को पूरी छान लेना, इस एनसीईआरटी के अंदर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। भले आप देख लेना, लेकिन फिर भी अब क्वेश्चन तो आया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व तो हमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है देखना, Cu2+ आयन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। Cu2+ आयन, और सेकंड में बात कर रहा हूं Ag+ आयन को पहचानने के लिए NH3 के अनुप्रयोग की रासायनिक समीकरण लिखिए। अर्थात कॉपर आयन और सिल्वर आयन की रिएक्शन हमको किसके साथ करवानी है, अमोनिया के साथ करवानी है। किस प्रकार से रिएक्शन होगी याद कर लेना। वैसे मैंने कॉपर की तो बता दी थी, लेकिन इसकी नहीं बता पाया हूं तो अभी बता दूंगा। देख लो इधर, कॉपर आयन हमको किस में लेना है, एक्वस के अंदर लेना है, क्योंकि कोई ना कोई होगा, मान लो CuCl2 ले लो या CuSO4 ले लो, कोई भी ले सकता हूं मैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमको कितने अमोनिया के साथ करनी है, 4 अमोनिया आपको लेना है। ठीक है ना, 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं। अब जब इसकी रिएक्शन आप करोगे, इस टाइप से एरो आपको प्रदर्शित करना है। अब यहां पर जब इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह कॉपर आयन उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब आइए कैसे देखना, अभी तो यहां पर अमोनिया ये लिगेंड की तरह वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हमको इसको किस प्रकार से लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना है। यहां लिखोगे आप केंद्रीय धातु आयन, लिगेंड कितने हैं, लिगेंड कौन सा है NH3, कुल लिगेंड कितने हैं 4, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2+, तो वहां भी मेंटेन होना चाहिए। और यहां मैंने लिख लिया 2 का प्लस, और ये भी किस में बनेगा आपका एक्वस में बनेगा। तो जब कॉपर आयन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन का निर्माण होता है। ये एक प्रकार का उपसहसंयोजक यौगिक है, ये याद आपको रखना है। मैं नीचे नाम भी लिख रहा हूं यहां पर, टेट्रा एमीन कॉपर। क्यों कॉपर लिखा मैंने, अगर माइनस होता तो क्यूप्रेट लिखता, कॉपर सेकेंड और पीछे लिख लिया आयन। क्यों आयन लिखा, क्योंकि उसके ऊपर पूरे पे चार्ज क्या है, +2 का प्लस है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देख लेना। जब Ag की रिएक्शन अगर आप करोगे, जब Ag की रिएक्शन आप किसके साथ करनी है, तो यहां आपको कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ये याद रखना, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लेने हैं। और जब इसकी अभिक्रिया आप करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देख लेना। स्क्वायर ब्रैकेट बंद, Ag की रिएक्शन अमोनिया के साथ की, अमोनिया को लिगेंड आपको बना देना है, और इसको बंद करके यहाँ पर जो चार्ज है, और ये भी याद रखना ये एक्वस में है और ये भी एक्वस में है। ठीक है ना, तो ये किस में बनेगा, एक्वस में बनेगा। अब इसका नाम क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का उपसहसंयोजक यौगिक बन गया। इसका नाम है
डाई डाई एमीन, कोई प्लस है क्या? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये प्लस का है तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? +4। तो डाई एमीन Ag को क्या बोलेंगे हम? सिल्वर फर्स्ट आयन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको आंसर याद रखना है। वापस एक बार बता रहा हूं, देख लो। कॉपर तथा Ag आयन को पहचानने के लिए अमोनिया के साथ इसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो जब कॉपर आयन की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करते हैं तो टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन का निर्माण होता है, जबकि सिल्वर आयन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट आयन का निर्माण होता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2016 में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। 2016 के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, फिर हम 2015 का पकड़ेंगे। बताओ फटाफट। 2016 वाले पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, फिर हम 2015 पकड़ेंगे। 2000 में इसमें कितने नंबर का है? ये 1 नंबर का, 2, 3 और 4, 5 नंबर का क्वेश्चन बना था, ये ध्यान देना। इसमें वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 2015, ठीक है। 2015 देखना, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वही घंटे 56 नंबर का प्रश्न होगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक नंबर बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो सर, वेरी गुड, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। देखो, एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। CrH2O4Br2Cl, यहां लिख रहा हूं मैं CrH2O4Br2 और बाहर क्या लिखा हुआ है? Cl। और कौन सी समावयवता प्रदर्शित करनी है हमको? आयनन समावयवता प्रदर्शित करनी है। मैंने बताया था ना कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये तो हो गया लिगेंड और बाहर हो गया प्रति आयन। प्रति आयन लिगेंड बन जाता है और लिगेंड क्या बन जाता है आपका? प्रति आयन बन जाता है। यानी एक लिगेंड एक प्रति आयन का प्रतिस्थापन करेगा, 2 लिगेंड 2 प्रति आयन का प्रतिस्थापन करके वो तो प्रति आयन बन जाता है और वो खुद लिगेंड बन जाता है। अब देखो Cl बार एक ही है, तो ये Cl क्या करेगा? इस Br का प्रतिस्थापन करके Br को बाहर भेज देगा और Cl क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो यहां पर इसके आयनन समावयवी का सूत्र क्या होगा वो देखना। इस आयनन समावयवी का सूत्र होगा CrH2O4, एक Br को बाहर भेज दिया तो एक Br बचा, ये Cl अंदर आया, ये Cl यहां लिख लिया, ये बंद कर दिया और एक Br बाहर आया तो यहां मैंने Br लिख लिया। तो इस प्रकार से इसका आयनन समावयवी का सूत्र ये होगा। इसका IUPAC नेम क्या है ये भी मैं लिख रहा हूं, देख लो। इसका IUPAC नेम है डाई और एक्वा, तो पहले इसका नाम आएगा टेट्रा एक्वा, फिर Br को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? ब्रोमिडो। तो 2 है तो मैंने क्या लिखा? डाई ब्रोमिडो। फिर हम केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखते हैं और इसका ऑक्सीडेशन नंबर के साथ -1 -2 और इधर -1, तो क्या हो गया? 3। तो सीधा नाम लिखो क्रोमियम, क्योंकि इस पे प्लस है, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 3rd। और बाहर जो Cl है उसका सीधा सा हम नाम लिखते हैं, क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोराइड। तो टेट्रा एक्वा डाइब्रोमिडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड। इसका नाम देखो क्या होगा? टेट्रा एक्वा। ये अल्फाबेट लिखना है, देखो एक्वा में AQUA आता है, ब्रोमिडो का B और क्लोरिडो का C। इसका मतलब पहले ये लिखेंगे फिर इसके बाद में इसका नाम लिखेंगे। तो टेट्रा एक्वा एक ही है तो ब्रोमिडो, Cl भी एक ही है तो क्लोरिडो, Cr इस पे प्लस है, अगर तोड़ोगे तो सीधा क्रोमियम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, और Br बाहर आ गया तो हम यहां क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। क्लियर? ये 1 नंबर का था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया ये। नेक्स्ट देखना, ये क्वेश्चन अच्छों के पसीने निकाल दिए। मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्ट 3rd उप सहसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखिए। अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किए
तो इसका अपन आप आसानी से क्वेश्चन नहीं दे आंसर नहीं दे सकते हो। देखो आसानी इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे, ध्यान देना। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, मैं यहां नाम लिख रहा हूं मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनेटो। आप टाइप करना, देखिए कौन टाइप कर सकता है। मर्क्यूरी टेट्रा थायो साइनेटो कोबाल्ट थर्ड का हमको आईयूपीएसी नेम लिखना है। कैसे लिखेंगे एक बार इधर देख लेना। सबसे पहले केंद्रीय धातु आयन को पकड़ो, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करो। केंद्रीय धातु आयन हमारा कौन सा हो गया, कोबाल्ट। अब कोबाल्टेट तो नहीं लिखा है, इसका मतलब इस पे प्लस आना चाहिए। चलिए मर्क्यूरी का क्या फॉर्मूला है, Hg। तो मैंने यहां आगे क्या लिख लिया, Hg। फिर हमको इस टाइप से बैलेंस करना है, Hg2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो इधर, लेकिन यह देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आए। अब देखो टेट्राथायोसाइनेटो, याद करो मैंने बताया था HCN को क्या कहते हैं, थायोसाइनेटो, और इसका जस्ट ऑपोजिट NCS को क्या कहते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। याद आया उभयदंती लिगेंड में, CN को साइनो आइसोसाइनो, NO2 को नाइट्रिटो N और ONO को नाइट्रिटो O बता रखा है मैंने। तो यहां मैंने कोष्टक में क्या कर दिया, SCN लिख लिया, थायोसाइनेटो। लेकिन कितना है, टेट्रा, यानी कुल कितने हो गए, 4। अब मुझे बताना इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। इसका -4 और इसका +1, तो इधर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी वैसे इजी था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए NiCN4 एक निम्न प्रचक्रण संकुल आयन है। क्यों है निम्न प्रचक्रण संकुल आयन, समझ लेना। ये निम्न प्रचक्रण संकुल आयन क्यों है, इसको अच्छे से समझ लो, ये भी क्लियर हो जाएगा मामला। वैसे आपको आता है, पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी देखने में क्या जा रहा है, देखो। और कौन सी थ्योरी से समझाना है हमको, VBT थ्योरी से। एग्जाम्पल क्या है हमारा, NiCN4 वैसे अब मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा, आपको सारा पता चल गया है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d8 4s2। यहां पर Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Ni को x मानो, Cn का -1 4 -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका +2। तो निकल कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है, +2 में। अब हमको 2 कम कर देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, कम कर देने हैं। यहाँ मैंने नीचे लिखा 3d और यहाँ लिखा 4s। कितने होते हैं इसमें, 5, पता ही 1 2 3 4 और 5, और ये 4s, ठीक है। और 4s के बाद क्या आता है आपका 4p के अंदर भी मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, देखना इधर 4p साथ साथ में लेके चलना। अब केवल अगर Ni की बात करूं, मैं केवल Ni की बात करूं, ये हटा देता हूं एक बार, ठीक है। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन भरो, Ni में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और S में 2 हो गए। अब हमको क्या करना है, Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखना है। तो ये मैंने नीचे कर दिया यहाँ पर, और Ni को किस में ले लिया, +2 में ले लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कौन से कम होंगे, मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है ना। ये गया इलेक्ट्रॉन और ये गया, एक बार सारे हटा दो, कंफ्यूज नहीं होगा कभी भी, ये याद रखना। कितने इलेक्ट्रॉन भरने भाई, ये चला जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही बात आ गई वापस। अब देखना, अब हमको क्या देखना है, Cn को। और ये जो Cn है, ये कौन सा लिगेंड है आपका, प्रबल लिगेंड। और प्रबल लिगेंड क्या करता है बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से युग्मित करेगा, अर्थात Eg के इलेक्ट्रॉन को T2g में भेजेगा, या Eg के इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, Eg के अंदर भेजेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कूद के इस साइड आ जाएगा। और जब इस साइड आ गया तो मैंने बताया था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको यूं घुमा देता हूँ और इसको इधर ले लेता हूँ, तो एक रिक्त कक्षक मिल गया। अब इस रिक्त कक्षक के अंदर क्या होगा, ये जो Cn है अपना
4Cn जो है वह अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, तो एक Cn इधर आ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पर। तो कौन सा संकरण बना इसका? DsP2 संकरण। और जब DsP2 संकरण होता है तो जो इसकी आकृति होती है आपकी, वो कौन सी आकृति होगी? वर्ग समतलीय, है ना। किस टाइप से बनाएंगे? Ni, ये Cn, Cn, Nc, है ना। Cn लिखो तो भी चलेगा, आपने सीधा Cn ही लिख लो। ये Cn और ये Cn, और इसको ऐसे बंद कर देना है, तो ये वर्ग समतली हो गई। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न पृथक्करण संकुल आयन क्यों है? क्योंकि ये कौन सा कक्षक यूज कर रहा है? आपका आंतरिक कक्षक संकुल 3D कक्षक को यूज कर रहा है, इसीलिए ये कौन सा संकुल बनाता है? निम्न पृथक्करण संकुल आयन बनाता है। इस पूरी थ्योरी से आपको अच्छे से समझाना था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वापस क्वेश्चन आया। ये इस पैटर्न से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं, ये ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं, देख लो। M2 प्लस और M2 प्लस बराबर, यह एटॉमिक नंबर कितना कह रहा है? Z बराबर 29, और Z बराबर 29 में कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, ये वाला आ गया कॉपर। कॉपर आया ना, और यानी इसका मतलब कॉपर कौन से आयन में है? Cu2 प्लस में है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखना बता दिया था आपको। एक्सेप्शन के केस वाला लिखना है, 3d10 4s1 वाला। ठीक है ना, 3d10 4s1। ये क्या कह रहा है? चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। अब जब चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है, पहले तो 2 प्लस में है, तो मैंने यहाँ लिखा Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस में केवल d ऑर्बिटल बना दो आप। d ऑर्बिटल बनाओगे 1 2 3 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से ये चला जाएगा, और Cu2 प्लस का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ये चला गया, इसमें से एक चला गया, इसका मतलब यहाँ पर 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके बैठा हुआ है। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताना जरा, इसमें कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी नजर आ रही है? 1। और जब 1 नजर आ रही है और आपको अच्छे से पता है कि चुंबकीय आघूर्ण की गणना कैसे करते हैं, तो म्यू बराबर √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो म्यू बराबर √1+2 बोर मैग्नेटॉन, 2 और 1 3, और 3, तो म्यू बराबर √ कितना हो जाएगा? 3 बोर मैग्नेटॉन। इसको सॉल्व कर देना, 1.87 के आएगा। ठीक है ना, 1.87 बोर मैग्नेटॉन होगा। कितने नंबर का क्वेश्चन था? ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट 2000 कौन सा पेपर था अभी? 15। हाँ 2015। चलिए बताइए, 2015 वाले पेपर में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट 2015 वाले में? दो 2015 वाले क्वेश्चन में कोई डाउट? बोलो फटाफट, मैसेज करो। नहीं सर, बाकी और भी मैसेज करो ना भाई, कहाँ गए सब? सुन ही रहे हो क्या केवल? चलिए कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2014 देखो आप, 2014 वाला पेपर। अच्छे क्वेश्चन है। धातुओं के शुद्धिकरण क्षेत्र में उप सहसंयोजक यौगिकों का आपको क्या लिखना है? अनुप्रयोग लिखना है। याद करो, शुद्धिकरण का मैंने बताया था, मॉन्ड प्रोसेस बताई थी, निकल का प्यूरिफिकेशन, वो भी लिख सकते हो आप। इसके बाद एजी की रिएक्शन मैंने बताई थी, जो जिंक है वो रिप्लेस करता है। याद करो, जिंक है जो वो रिप्लेस करता है। ये अनुप्रयोग में लास्ट में देख लो, मैंने बताया था यहाँ पर, मैंने कहा ना क्वेश्चन कहीं से भी अच्छे से जनरेट कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है।
कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमको 100% फोकस करना पड़ेगा। और ये आ गया शुद्धिकरण का ये क्वेश्चन। आपको देखो, ये कॉपर वाला मैंने बता रखा है, पहले बता रखा है मैंने, कॉपर का बता रखा है ना, ठीक है ना, कॉपर आयन का बता रखा है मैंने ऑलरेडी पहले। अपने कहा गया, ये रहा प्यूरिफिकेशन वाला निष्कर्षण आया। ये मैंने क्वेश्चन बताया था कि Ag2S की रिएक्शन NaCN के साथ कर देना, तो ये वाला बनेगा आपका उप सहसंयोजक यौगिक। और उप सहसंयोजक यौगिक की रिएक्शन आप किसके साथ कर लोगे, जिंक के साथ। तो ये जिंक क्या करेगा, Ag को रिप्लेस करके Ag को प्योर बना देगा। बता दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला बताया था मोंड प्रोसेस, याद आया, मोंड प्रक्रम। अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा, वीडियो अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। मोंड प्रोसेस देखा, ये क्या था, अशुद्ध निकेल था, अशुद्ध निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाई, NiCO4 बन गया, NiCO4 को वापस हीट किया, क्या बन गया, Na शुद्ध निकेल बन गया, यानी निष्कर्षण हुआ। तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि धातुओं के शुद्धिकरण क्षेत्र में उप सहसंयोजक यौगिकों का अनुप्रयोग का एक उदाहरण लिखे, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन, उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक AgNH3 AgCN2 का हमको क्या देना है, IUPAC नेम देना है। मैंने अच्छे से बता रखा था, NH3 2 है तो आप यहां क्या लिखोगे, डाईएमीन। और शुरू में मैंने बताया था जब उप सहसंयोजक यौगिकों को आप जल में विलय करते हो तो क्या देता है, संकुल धनायन और ऋणायन, फिर ऋणायन और संकुल धनायन, एक संकुल धनायन और एक संकुल ऋणायन। तो ये संकुल धनायन और ये संकुल ऋणायन है, तो डाईएमीन। Ag पे धनायन है तो सीधा सीधा क्या लिखोगे आप, सिल्वर। और सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपका, फर्स्ट। फिर Cn को क्या कहते हैं, डाई साइनो, दो है ना, और Cn को कहते हैं साइनो या साइनिडो भी लिख सकते हो आप, ये राइट है, ठीक है ना। और Ag माइनस चार्ज है तो इसको क्या कह दिया अपन ने, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और अर्जेंटेट मैंने फर्स्ट लिख लिया, ये इसका IUPAC नेम हो गया। ये सीधा आपके NCERT किताब से उठा के पूछा है, देख लो, ये सीधा NCERT किताब से उठा के पूछा है। इसलिए मैं कह रहा हूं NCERT को मैंने वैसे पूरा का पूरा बहुत अच्छे से बता दिया है, केवल 3 ही एग्जाम्पल आपके कोर्स में है। देख लो, ये पहला एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, और थर्ड एग्जाम्पल ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा गया है। AgNH2 AgCN2 का नाम लिखित होगा, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनिडो लिखो या साइने लिखो, अर्जेंटेट फर्स्ट, बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ये भी कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विक लवण तथा संकुल में अंतर, द्विक लवण तथा संकुल में अंतर समझाते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। एक एक उदाहरण मैं बता देता हूं और अंतर भी साथ में बोल देता हूं। यहां मैंने लिख लिया द्विक लवण और इधर लिख लिया मैंने उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। याद आया, कार्नेलाइट, मोहर साल्ट, पोटासेलम सारे द्विक लवण थे। तो मैंने सबसे पहले उठा दिया KCl.MgCl2.6H2O, कार्नेलाइट का एग्जाम्पल ले लिया। और इधर कोई भी एक उप सहसंयोजक यौगिक ले लो आप, FeCN6। और मैंने बताया था कि इसमें जल के अंदर डाल देते हैं तो ये K+, Mg+2 और Cl- यानी 2 धनायन और 1 ऋणायन देता है। जबकि ये क्या देगा, 4K++ FeCN6, ये कहाँ +2 में है तो -4। ये भी मैंने बता रखा था। तो अंतर आप अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। तो ये सरल क्वेश्चन था, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट 2014 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब 2013 की बात करते हैं। 2013 में देख लो, आया क्वेश्चन, मैंने कहा था ना क्या क्वेश्चन आया है, निकल धातु के शोधन के लिए मोंड प्रक्रम से संबंधित केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या थी, अभी जस्ट मैंने बताई, निकल। कौन सा निकल लेना है आपको, अशुद्ध निकल। और जब अशुद्ध निकल आपने लिया और इस अशुद्ध निकल की अभिक्रिया 4 आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवानी है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, NiCO4 बनेगा। और NiCO4 को अगेन आप क्या करोगे, हीट, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, ये Na शुद्ध मिल जाएगा। और बाहर वापस क्या बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ये बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। और अभी जस्ट मैंने बताया, कहाँ गई PDF, ये वाली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अच्छा है, हो सकता है ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है,
पर नहीं होगा मेरे हिसाब से लगता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये मैंने कहा ना एग्जामिनर, ये क्वेश्चन वापस नजर आया ये वाला, ये देखो रिपीट। पर अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो रिपीट हुआ है, सबसे बड़ी बात है ये। Ti4+ आयन रंगहीन होता है क्यों, बताना। Ti4+ आयन रंगहीन होता है क्यों? अरे भाई देख, नहीं ये इसका आंसर आप दो। Ti4+ आयन रंगहीन होता है क्यों, बताओ फटाफट बताओ, कौन बताएगा जल्दी फास्ट। Ti4+ आयन रंगहीन होता है क्यों? कौन बताएगा? देख, रंगहीन की बात कर रहा है। TiH2O6 3+, Ti+1 बैगनी कलर, याद आया। लेकिन इसमें कोई भी डी में एक भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, सारे के सारे चले जाएंगे, और सब सारे के सारे चले जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान हो जाएगा? आर्गन के समान हो जाएगा, नोबल गैस के समान हो जाएंगे, और सारे के सारे क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय, ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण 3d2 कोई बचेगा ही नहीं, वेरी गुड, कोई बचेगा ही नहीं। और जब कोई बचने ही नहीं वाला है तो भाई कहां से ये करेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयदंती लिगेंड का एक उदाहरण लेकर बताइए कि ये क्यों उभयदंती लिगेंड होता है। उभयदंती लिगेंड का एक उदाहरण क्या, हम तो बहुत सारे उदाहरण लिख लेंगे। CN लिख लिया, HCN लिख लिया, HCN लिख लिया, और थर्ड मैंने क्या लिख लिया? NO2 लिख लिया। और क्यों उभयदंती लिगेंड की तरह व्यवहार करता है? एक समय में एक प्रकार की व्यवहार करता है, और सारी की सारी लैंग्वेज मैंने बहुत अच्छे से फॉर्म में लिगेंड के केस में मैंने समझा दी है, ये फर्स्ट में ही है, देख लो। लिगेंड, उभयदंती लिगेंड की मैं बता भी देता हूं, कहां गया? चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक, और ये उभयदंती लिगेंड का अपने यहां आ जाते हैं। क्या लिखा है? कुछ लिगेंड में दो प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी C और N दोनों प्रकार के दाता परमाणु है, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु कार्य करते हैं। ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? उभयदंतु लिगेंड कहते हैं। और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा था कि ये तीनों के तीनों, ठीक है, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते थे। और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है तथा उप सहसंयोजन संख्या बतानी है, बताना। देखिए क्वेश्चन, कौन बताएगा? K3Fe, कौन बताएगा फास्ट? C2O4 3 बंद कर दिया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या और उप सहसंयोजन संख्या बतानी है, ये कौन बताएगा? ऑक्सीकरण संख्या और उप सहसंयोजन संख्या बतानी है आपको। K3 मैं लिख रहा हूं, तब तक बताओ आप फटाफट। C2O4 3, पहला तो आपको बताना है ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसकी बताई जाती है? केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या। और दूसरा क्या कह रहा है? उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। कितनी है बताओ फटाफट, इस एग्जाम्पल में कितनी है? करो मैसेज टाइप करो फटाफट। वेरी गुड, प्लस का 3, और 3 क्या? और 3 क्या? उप सहसंयोजन संख्या 3 कैसे? 6, हाँ 6 होगी, क्योंकि द्विदंतुक लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है आपका? द्विदंतुक लिगेंड है। और जब द्विदंतुक लिगेंड होगा तो 3 × 2 कितना हो गया आपका? 6 हो गया, ठीक है 6, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनना, मैंने एक एक चीज, हर चीज बहुत तरीके से एक्सप्लेन की है, और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है। अगर आपने मेरे वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं, लाइव क्लास कंटिन्यू हुए हो, या फिर अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियो सारे देख लिए हैं, तो मैं गारंटी कैसे कराऊं, इसके अंदर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो आगे, समपक्ष, अब तो देखो फटाफट पेन चलता है। समपक्ष COCl2 En2, यहां लिखा है समपक्ष, और बनाना है COCl2 En2, और इधर बनाना है फलकीय, फलकीय,
याद करो फेस, याद आया फेस वाला, फेस और मर, ठीक है ना। क्या एग्जांपल है, CO NH3 3 NO2 3, ये सारा का सारा। पहले समकक्ष बनाओ, समकक्ष कैसे बनाओगे, 2 × 2 4 और 2 6, अष्टफल की आकृति। और जब अष्टफल की आकृति होगी इस टाइप से, बीच में केंद्रीय धातु आयन लिखा CO, इस टाइप से आपको ऐसे बनाना था, ये वाला, ये इस टाइप से बन गया। अब समकक्ष बनाना है तो EN एक तरफ, यहां से मैंने ले लिया, चलो यहां से ले लो EN और EN Cl और Cl, आगे एक तरफ समकक्ष बन गया। अगर इसको जस्ट ऑपोजिट डाल देता तो कौन सा बनता, विपक्ष, तो ये बना दिया। फलकी का कैसे बनेगा, 3 × 3 6, ये भी अष्टफलकीय है, तो अष्टफलकीय कैसे बनेगा देख लो इधर, कहाँ बनाऊं, यहाँ बना देते, चलो ये यहाँ बना देते हैं, दिखेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, आप भाई छोटे हो जाओ थोड़े, हाँ छोटे रहोगे ठीक रहेगा। चलो इसको यहाँ ले लिया, छोटा हो जा थोड़ा, यस। बीच में हमने क्या ले लिया, केंद्रीय धातु आयन, कौन सा है, CO, अष्टफलकी का केस है। इसी तरह से ड्रॉ करना जैसे मैं कर रहा हूं, ये ध्यान देना। अब हमको कौन सा बनाना, फलकीय, यानी एक ही तरफ, और उसमें मर में क्या होता है, अलग अलग होता है, तो ये ऐसे समकक्ष की तरह ही होती है। तो NH3 कितने हो, 3, NH3 NH3 NH3, इधर क्या लिखोगे, NO2 NO2 NO2। अगली बात देख लो, बता देता हूं, इसकी भी आकृति आयनन समावयवता, प्रकाशिक समावयवता में होगा अपना, संरचनात्मक ज्यामिति में, कहाँ गई, ये भी देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए मामला, टेंशन नहीं रहे। फेस और मर कहाँ गया, अभी आ जाओ, ये रहा, COCl3 NH3 बस वहां उसने क्या कर दिया है, NO2 3 ले लिए, ठीक है। मैंने कहा था कि उपयुक्त उदाहरण में संपर्क स्वरूप के समान लिगैंड के अष्टफलक के फलक के तीनों कोनों पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे फलकीय या फेस समावयवी भी कहते हैं। देख लो 1 2 3 एक तरफ और Cl एक तरफ, तो कौन से हो गए, समपक्ष। लेकिन इसमें देखो, अगर विपक्ष इसका बनाएंगे तो NH3 बीच में Cl आ गया, Cl के सामने, और ये Cl NH3 के सामने, तो मैं एग्जैक्ट कह नहीं सकता हूं, इसलिए ये कौन सा समावयवी कहलाता है, आपका मर समावयवी कहलाता है। ये भी मैंने एग्जांपल बहुत अच्छे से बता दिया था Ma3B3 टाइप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कितने नंबर का, 2 नंबर का, केवल डायग्राम बनाने का, ऐसे सरल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 2011, बस लास्ट पेपर बचा है। 2012 का पेपर साइट पे नहीं था तो अवेलेबल नहीं हुआ मेरे से, 2024 का एक पेपर बाकी है, वो करेंगे। इसके बाद बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, देख लेना। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय कौन है, कौन बताता है आंसर, देखें फास्ट। ये आपके सामने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने, और कौन आंसर फास्ट बताता है। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय कौन है, दिख रहा है ना, यहां से ये लिखा है Zn2+, Cr2+, Cu2+, Cr3+, बताओ जरा देखे कौन बताएगा फटाफट। तब तक मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख ले रहा हूं, यहां D10 3D5 4S1, तो 2 गए, D4 D5 और Cr3+, वही 3D5 4S1, तो यहां हो गया D3। कौन सा आंसर नजर आ रहा है बताओ, अब तो मैंने बोर्ड पे लिख लिया। वेरी गुड वेरी गुड, Zn, क्योंकि Zn के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, चलिए सारे पेपर फिनिश, सारे पेपर नहीं है ना, है। और षटदंतुक लिगैंड का उदाहरण क्या है, EDTA4-, खत्म, EDTA4-, ये रहा। और मैंने बनाना भी सिखाया था आपको, EDTA4- कैसे होता है, इसकी संरचना भी बता रहा हूं, देख लो इधर बुक के अंदर सीधी दे रखी है, और जो चीज किताब में दे रखी होती है वह पूछी जा सकती है।
वह पूछी जा सकती है। ये वाला जो फॉर्मूला है एनसीईआरटी के अंदर, ये है हमारा EDTA4 माइनस 1 2 3 4 माइनस, ठीक है, अच्छे से बता रखा है मैंने। Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बताओ फटाफट। Fe3+ आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, आयरन 3D6 4H2 +3 में है, 2 ये गए, 1 ये गया, तो क्या बचा 5। तो कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 5। बस केवल लिखना था, आधा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है ना, अभी तो और क्वेश्चन है। प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। कार्बन युक्त एक उदासीन लिगैंड CO, बताइए ना आपको CO। नाइट्रोजन युक्त एक धनात्मक लिगैंड, बताए धनात्मक लिगैंड NO+, देख लो ये लिगैंड, इसमें ये ना, ये रहा, सारे की सारी चीजें लिखवाइए। कहीं ये देखो EDTA4- का स्ट्रक्चर भी बता रखा है और धनात्मक लिगैंड भी बता रखे, एक भी चीज नहीं छोड़ी है मैंने, है ना। आपके कोर्स में एनसीईआरटी में धनात्मक लिगैंड नहीं है, ये ध्यान देना। कहां गई एक दंतु लिगैंड, कहां गया हमारा, ये रहा एक दंतु लिगैंड, आजा भाई, ये रहा धनात्मक एक दंतुक लिगैंड, NO2+, NO+, आगे बात, और NH2 NH3+, सारी चीजें बता रखी है मैंने, है ना। एक नाइट्रोजन धनात्मक लिगैंड Na2+, लिख सकते हो। संकुल यौगिकों का IUPAC नाम बताना है। K3AgH2O3 2, FeH2O4 C2O4 SO4। अब तो ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, तो IUPAC आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है, तो IUPAC आप कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ खत्म, सारे के सारे पेपर हमारे खत्म हो गए, लेकिन अब मैं आपको केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट समझाऊंगा, केमिस्ट्री की ब्लूप्रिंट समझाऊंगा कि ये कौन सा है 2024 का। वैसे 2025 की ब्लूप्रिंट आई नहीं है, तो फिर इसको क्यों समझाएंगे। अच्छा 2024 की डाउनलोड कर ली मैंने, 2025 की आनी बाकी है, तो फिर इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। मैं समझा 2025 की है, पर सेम पैटर्न ही अभी भी, चलो 2025 की आएंगी समझाएंगे ब्लूप्रिंट तो, ठीक है। लेकिन 2024 के अंदर जो आपका ये क्या कहते हैं मॉडल पेपर बना था, उस मॉडल पेपर में इनके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं है। उप सहसंयोजक यौगिक का ये रहा, कौन बताएगा, देखे कौन क्वेश्चन बताएगा, बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन है हमारा, ये वाला, इसको बाहर निकाल देता हूं, ये दोनों है, ये दोनों क्वेश्चन है, दिख रहा है, हाँ ये वाला इसको हटा देते हैं एक बार। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका क्या आंसर होगा। EDTA4- की समन्वय संख्या हेक्सादंतु लिगैंड 6। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम, खत्म मामला, ठीक है। चलो ज्यादा लोड नहीं लेंगे। और कौन सा है, नहीं है। ल्यूकोस अभिकर्मक बताया था मैं, ZnCl2 + HCl का मिश्रण, इसमें और नहीं है। हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, NiCO4 में Na का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, डायरेक्ट पता चल गया 0। और क्वेश्चन नहीं है, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ये रहा 9 COF6 3- ऑक्सीजन अवस्था संकरण ज्यामिति चुंबक की प्रकृति बताइए। COF6 3- आराम से बता सकते हो ना। sp3d2 संकरण आया था, अष्टफल की ज्यामिति आई थी, F दुर्बल लिगैंड है, ज्यामिति अष्टफल की आई थी, ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का 3 आया था, ये सारी की सारी चीजें बता दी है। एक बात बताओ, 2025 में कान खोल के सुन लेना, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को, ये मॉडल पेपर देख के मेरा मन कर लेता, बता देता हूं। एक तो है NiCN4 2- NiCl4 2- CO NH3 6 3+, इन तीनों का संकरण VBT के हिसाब से आ सकता है। और अगर चौथा हमारा इंपॉर्टेंट है TiH2O6 3+, ये चारों एग्जाम्पल मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, वैसे आता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर से कोई आ नहीं रहा है। इस चैप्टर से भी कोई नहीं है, इसमें भी नहीं है। फैराडे लॉ और मामला खत्म। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सारे पेपर एनालिसिस करके आपको बता दिए हैं। 2000 अभी जो पेपर हुआ चॉइस का, अगर आपके कई फ्रेंड के पास हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर लीजिए, तो वो भी मैं 5 या 10 मिनट के अंदर, गिनती के 4 ही क्वेश्चन होंगे, वो भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना? बताइए, इस चैप्टर में अब मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर कीजिए बात। चलिए शेयर कीजिए कि सर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में। वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से एनालिसिस किया है। इतने साल के, पुराने साल के पेपर भी मैंने एक साथ कवर करके आपके पास लाया हूँ। मेरे से जितना हो सके मैं इतनी मेहनत में आपके लिए कर रहा हूँ, है ना? आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा एक्टिव और मोटिवेटेड करने का प्रयास कीजिए, उसका बहुत सारा बेनिफिट उसको मिलेगा। आपके माध्यम से मैंने कहा था कि एक स्टूडेंट को थोड़ा सा मोटिव करो तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा। आपके नियर बाय कई फ्रेंड होगा, उनसे आप कह दो तो कहीं ना कहीं उसको भी बेनिफिट होगा। चलिए, इस चैप्टर में कोई आपको प्रॉब्लम है, मैसेज कीजिए। चलिए एक बात बताओ, जिन्होंने अभी हाल ही में कोर्स खरीदा है, क्या आपने सारे वीडियो देख लिए क्या? और नहीं देखे तो क्या ये जो बीच में मैंने पेपर सोल्व करा है उसमें आपको 100% तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन 50% 100% समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना? तो कंटिन्यू सारे वीडियो देख लेना। कल संडे है, कल छुट्टी है। नेक्स्ट मंडे से, यानी नेक्स्ट संडे के बाद मंडे से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और अब हमारी स्पीड थोड़ी बेअप, है ना? जेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन। चलिए बताओ, फटाफट मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल चुप हो गए सारे। भाग गए क्या? ऑनलाइन तो हो भी, बता रहे हैं यहाँ पे। नो सर, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वैसे प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, और प्रॉब्लम होती है तो फिर पंचाल सर है ही आपके, टेंशन लेने की ज़रूरत है ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।